गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आप सभी को मेरी ओर से और विद्यालय की ओर से गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। डियर स्टूडेंट, हमने आपसे पिछले वीडियो में लसिका तंत्र पर आपसे चर्चा की और आपको हमने बताया कि लसिका तंत्र जो होता है वो मुख्य रूप से लसिका वाहिनी और लसिका पर्वों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, आपकी जो कल वीडियो हमने आपको जो सेंड की थी उसमें कुछ रेन इंटरप्शन आने के कारण, वर्षा के कारण बाधित होने के कारण उसे रोका गया। इसलिए आपको जहां पे रोका गया उससे पहले के टॉपिक पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। हमने आपको लसिका पर बात कर चुके हैं और साथ में किस पर बात कर चुके हैं, लसिका वाहिनी पर। ठीक है, हमने आपको बताया कि लसिका जो वाहिनी होते हैं उन पर हम आपको दोबारा से चर्चा कर रहे हैं संक्षिप्त में, हालांकि हम आपको समझा चुके हैं। लसिका वाहिनी जो होती हैं उन पर आपसे चर्चा करेंगे और उसके बाद लसिका पर्वों पर आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं लसिका वाहिनियों का। हालांकि हम आपको पढ़ा चुके हैं, फिर भी आपको एक सरसरी तौर पर, ठीक है, हम आपका एक प्रकार से उनकी हाइलाइट्स आपको यहां पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं कि शरीर के जो ऊतक होते हैं, ठीक है, शरीर के जो ऊतक होते हैं वो लसिकाओं में क्या होते हैं, डूबे हुए होते हैं। शरीर के जो ऊतक होते हैं वो किस में डूबे हुए होते हैं, लसिकाओं में डूबे हुए होते हैं। और लसिकाएं जो होती हैं वो गैसीय पदार्थों का जो विनिमय करती है वो किसके माध्यम से करती है, रुधिर और किसके माध्यम से करती है, कोशिकाओं के माध्यम से करती है। अर्थात लसिका जो होती है वो कोशिका और किसके माध्यम से, कोशिका और रुधिर के माध्यम से गैसीय पदार्थों के विनिमय की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, लसिका वाहिनी जो होती है वो सिराओं के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। किसके रूप में काम करती है, सिराओं के रूप में कार्य करती है। और आपको बताया कि लसिका जो होती है वो अंगों से, ठीक है, अंगों से हृदय की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। लसिका जो होती है वो अंगों से हृदय की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। मानव के शरीर में दो प्रमुख या मानव के शरीर के अंदर दो बड़ी क्या पाई जाती है, लसिका वाहिनी पाई जाती है, जिसको एक को हमने कल आपको बताया था। फर्स्ट वन इज वक्षीय वाहिनी या वक्षीय लसिका वाहिनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थोरेसिक डक्ट। और दूसरी हमने आपको बताया था दाई लसिका वाहिनी, जिसे बोला जाता है राइट लिम्फेटिक वेसल या डक्ट के नाम से उसे जाना जाता है। अब हम आपसे बात करते हैं वक्षीय वाहिनी के बारे में। ठीक है, कि वक्षीय वाहिनी किस प्रकार की होती है। देखिए, मानव के शरीर का जो सिर होता है, ठीक है, सिर का भी कौन सा भाग होता है, सबसे पहला दायां भाग होता है, ये हमारा दाहिना भाग होता है। तो सिर के दाएं भाग से ग्रीवा से क्या उदर, ग्रीवा से वक्ष से उदर से श्रोणि और श्रोणि से पश्चात। ठीक है, साथ में शरीर का जो बायां भाग होता है, ठीक है, शरीर का ये बायां भाग होता है, तो ये बायां सिर से ग्रीवा से फिर कौन सा आ गया, वक्ष से अग्रपाद, और इन अग्रपादों से रुधिर जो होता है वो लसिकाओं तक लाती है। ठीक है, देखिए बाईं अधोजत्रुक जो होती है, ये बाईं अधोजत्रुक होती है इधर साइड। ठीक है, ये आंतरिक ग्रीवा से प्रारंभ होकर वक्षीय भाग तक क्या है, जाती है। ठीक है, तो बाईं अधोजत्रुक जो होती है वो आंतरिक ग्रीवास्राव से प्रारंभ होकर के कहां तक जाती है, वक्षीय भाग तक जाती है। यह हम आपको बता चुके हैं। लास्ट हमारा है आज का दाई लसिका वाहिनी। ठीक है, दाई लसिका वाहिनी जो होती है वो खास तौर से ग्रीवा के अंदर क्या होती है, स्थित होती है। इस ग्रीवा रीजन के अंदर या ग्रीवा भाग के अंदर गर्दन वाले भाग में स्थित होती है। यह है शरीर का अग्रभाग, ही शरीर का अग्रभाग होता है।
अग्रभाग में ये दायां सिर होता है। कौन सा सिर होता है? दायां सिर। दायां सिर से गर्दन, गर्दन से कौन से? अग्रपाद, इनको बोलते हैं हम अग्रपाद। अग्रपाद से किसमें? वक्ष में लसिकाओं को क्या करते हैं? एकत्रित करने का कार्य करते हैं। तो शरीर के अग्रभाग, दायां सिर, गर्दन, वक्षीय भाग और अग्रपादों में लसिका को क्या करती है? एकत्रित करने का क्या किया जाता है? कार्य किया। देखिए यहाँ पे दायां अधोजत्रुक शिराएं होती है, इधर दायां अधोजत्रुक शिराएं होती हैं, इधर कौन सी होती है? बाईं अधोजत्रुक शिराएं होती हैं। तो दाईं अधोजत्रुक शिरा और यहाँ पे क्या होती है? दाईं ग्रीवा शिरा का जो संधि स्थल होता है, वो संधि स्थल जो होता है वो शिराओं में क्या हो जाता है? खुल जाता है। यानी कि दाईं अधोजत्रुक शिरा और बाईं जो ग्रीवा शिराएं होती हैं, उन दोनों का संधि स्थल होता है वो शिराओं के अंदर क्या है? खुल जाता है। ये हम आपको कल वैसे पढ़ा चुके हैं, और वो है वक्षीय वाहिनी और दाईं लसिका वाहिनी। ये दोनों हैं लसिका वाहिनी के दो भाग होते हैं। ये हम आपको कल पढ़ा चुके हैं। आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं और वो तीसरा पॉइंट है लसिका पर्व। ठीक है, इस लसिका पर्व पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए लसिका जो पर्व होते हैं, आपको बता दें, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। मानव के शरीर के अंदर लसिका वाहिनियां होती हैं, और लसिका वाहिनियां जो होती है वो मानव के शरीर के अंदर जगह जगह लसिका गांठें के रूप में पाई जाती है। लसिका वाहिनियों में जगह जगह क्या पाई जाती है? लसिका गांठें पाई जाती है। मानव की संपूर्ण शरीर में लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं। क्लियर बात है? मानव के संपूर्ण शरीर के अंदर लसिका वाहिनी पाई जाती है। और मैंने आपको बता दिया लसिका वाहिनी, वक्षीय लसिका वाहिनी कहां कहां पर पाई जाती है, और दूसरी हमने आपको बता दिया है दाईं लसिका वाहिनी कहां पर पाई जाती है। ठीक है, अभी आपको चर्चा की थी। तो हमने बताया कि मानव के संपूर्ण शरीर में लसिका वाहिनी पाई जाती है, और लसिका वाहिनियों में जगह जगह क्या पाई जाती है? लसिका गांठें पाई जाती है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये गला है हमारा, और इस गले के अंदर कई बार आपकी टॉन्सिल्स क्या हो जाती है? फूल जाती है। ये टॉन्सिल्स नहीं है, ये क्या है? लसिका वाहिनी होती है। और ये लसिका वाहिनी जो होती है वो क्या है? गांठों के रूप में क्या हो जाती है? बदल जाती है। अर्थात लसिका वाहिनी जो होती है वो मानव के शरीर के अंदर जगह जगह लसिका पर्व के रूप में या गांठों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? मानव की गर्दन के अंदर क्या पाई जाती हैं? ये टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। टॉन्सिल्स फूल जाते हैं। कई बार आप बोलते हैं साहब कन्फेड रोग हो गया है। ठीक है, तो ये टॉन्सिल जो होते हैं वो एक प्रकार की लसिका पर्व होते हैं, लसिका गांठें होती हैं। मानव के शरीर में लसिका पर्व जो होते हैं वो शरीर के विभिन्न भागों पर पाए जाते हैं। कहां कहां पर पाए जाते हैं? लसिका पर्व। लसिका पर्व जो होते हैं वो सिर में पाए जाते हैं, गर्दन में पाए जाते हैं। गर्दन के अलावा ये बगल होती हैं, जिनको हम पार्श्व साइड बोल सकते हैं। ठीक है, लेटरल साइड या बगल बोल सकते हैं। ठीक है, बगल के अलावा क्या होती है? हमारी ग्रोइन। ग्रोइन का अर्थ होता है राग। ठीक है, राग आपको बताया जहां पर हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा श्रोणी मेखला का जो क्षेत्र होता है वहां पे क्या पाई जाती है? रागे पाई जाती हैं। ठीक है, जिनको ग्रोइन के नाम से जानते हैं। तो वो रागों के अंदर भी क्या पाई जाती है? लसिका पर्व पाई जाती है। तो लसिका पर्व मानव के शरीर में विभिन्न भागों में पाई जाती है। और कहां कहां पर पाई जाती है? सिर में पाई जाती है, गर्दन में पाई जाती है, बगलों में पाई जाती है, और कहां पे पाई जाती है? रागों के अंदर क्या है? पाई जाती है। क्लियर बात है? और आपको बता दूं ये सभी बड़ी रुधिर वाहिनियों के क्या पाए जाते हैं? समीप पाए जाते हैं। जहां पे बड़ी रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं उनके समीप ही लसिका वाहिनी जो होती हैं वो गांठों के रूप में क्या है? पाई जाती है। इसी के साथ लसिका तंत्र हमारा क्या हुआ? समाप्त हुआ। ठीक है, आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और वो है फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र के कार्य। आइए बात करते हैं लसिका तंत्र के कौन कौन से कार्य हैं, उन कार्यों पर आपसे क्या करने जा रहे हैं? चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए लसिका तंत्र के कार्य, लसिका तंत्र के कार्य। देखिए लसिका तंत्र के कौन कौन से कार्य होते हैं, उन कार्यों पर आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है,
फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, देखो भैया, पहला कार्य पे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहला कार्य क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो लसिका होती है वो एक प्रकार का ऊतक द्रव के समान क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। यहां हमने बोला कि लसिका जो होता है वो प्लाज्मा के समान एक पदार्थ होता है। तो लसिका के अंदर क्या पाई जाती है, WBC पाई जाती है। WBC भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, WBC अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो लसिकाओं में हम कह सकते हैं कि जो लसिका होती है, लिम्फ होता है, उस लिम्फ में क्या पाई जाती है, WBC ल्यूकोसाइट्स पाई जाती हैं, व्हाइट ब्लड कार्पस, जिनको ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। तो लसिका में WBC पाई जाती है। और ये WBC क्या काम करती है कि मानव के शरीर में बाहर से आए हुए जो भी रोगाणु होते हैं, मानव के शरीर में जो बाहर से आए हुए जो रोगाणु होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उन पैथोजनों का क्या करती है, भक्षण करती है और हमारे शरीर को क्या करती है, विभिन्न प्रकार के रोगों से क्या करती है, बचाने का कार्य करती है। अर्थात लसिका में उपस्थित WBC, लसिका में उपस्थित जो WBC होती है वो बाहर से आए हुए रोगाणुओं का क्या करती है, भक्षण करने का कार्य करती है। बात सुनना आ गई। तो पहला कार्य आपके समझ में आ गया है कि लसिकाओं में WBC पाई जाती है। ठीक है, और WBC क्या करती है कि बाहर से आए हुए रोगाणु जो होते हैं उनका भक्षण करने का कार्य किया जाता है। दूसरा हम आपको बताते हैं, वसा के परिवहन में सहायक होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड या फैट। वसा के परिवहन में लसिका तंत्र क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, वसा के परिवहन में क्या होता है, लसिका तंत्र क्या होता है, सहायक। ठीक है, ये दूसरा कार्य होता है। लसा के परिवहन में कौन सहायक होता है, लसिका तंत्र होता है। इसको हम बता रहे हैं किस तरीके से होता है। देखिए, आंत्र में अवशोषित वसा होती है। आंत्र के द्वारा क्या है, वसा का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, शॉर्टली बता रहे हैं। और वो अवशोषित वसा जो होती है वो लैक्टल वेसल्स होती है। लैक्टल वेसल जिसे क्षीर वाहिनियां कहते हैं। तो ये आंत्र में अवशोषित जो वसाएं होती हैं वो क्षीर वाहिनियों के माध्यम से, ठीक है, लसिका तंत्र में पहुंचती है। यानी कि वसा किसमें पहुंच जाती है, लसिका तंत्र में। और वो वसा लसिका तंत्र से किसमें पहुंच जाती है, शिरा तंत्र के अंदर क्या है, पहुंच जाती है। ठीक है, तो तीसरा कार्य हो गया। अर्थात आंत्र में अवशोषित जो वसा होती है वो वाहिकाओं के माध्यम से लसिका तंत्र में, और लसिका तंत्र से वो शिरा तंत्र में क्या है, पहुंच जाती है। कौन पहुंच जाती है, वसा पहुंच जाती है। अर्थात वसाओं के परिवहन में कौन सहायक होता है, लसिका तंत्र सहायक होता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा कार्य हो गया, तीसरा कार्य हो गया। चौथा हम कार्य बात कर रहे हैं। हमने अभी एक आपको बताया था क्या, कि मैंने बोला था आपको अभी स्टार्टिंग में, जब हम चैप्टर स्टार्ट किया था या लसिका तंत्र जब हमने स्टार्ट किया था, हमने आपको बोला कि जो लसिकाएं होती हैं, ठीक है, लसिका जो होती है, ठीक है, अर्थात मानव के शरीर के जितने भी ऊतक होते हैं वो लसिकाओं में डूबे हुए होते हैं, ऐसा हमने आपको बोला। ठीक है, और आपको बताया कि लसिका जो होती है वो रुधिर और कोशिकाओं के माध्यम से गैसों के विनिमय की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। तो लसिका जो होती है वो रुधिर के माध्यम से और कोशिका के माध्यम से गैसों के विनिमय की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। गैस एक्सचेंज की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। गैसों के विनिमय में कौन सहायक होता है, लसिका सहायक होता है। किनकी सहायता से होता है, रुधिर और कोशिकाओं के माध्यम से। ठीक है, इसलिए हमने बोला कि लसिका जो होती है वो गैसों का विनिमय रुधिर और कोशिकाओं के माध्यम से करता है। ठीक है, तो गैसीय पदार्थों का विनिमय लसिकाओं के द्वारा किया जाता है, और लसिकाएं जो होती है वो इन गैसीय पदार्थों का विनिमय रुधिर के माध्यम से, साथ में किसके माध्यम से करती है, कोशिकाओं के माध्यम से करती है।
आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। एक बार हम फिर दोबारा से बोल रहे हैं इनको कि लसिका में उपस्थित WBC जो होती है वो मानव के शरीर में बाहर से आए हुए रोगाणुओं को क्या करती है, नष्ट करती है। नंबर 2, लसिका वसा के परिवहन में सहायक होती है। नंबर 3, लसिका जो होती है वो गैसों के विनिमय में सहायक होती है। लसिका गैसों का विनिमय रुधिर और कोशिकाओं के माध्यम से करती है। ठीक है। चौथा, मैंने आपको बताया कि आंत्र में जो अवशोषित वसाएं होती हैं उन वसाओं को वाहिकाओं के माध्यम से लसिकाओं में पहुंचाया जाता है, लसिका तंत्र में पहुंचाया जाता है और लसिका तंत्र से वसा को शिरा तंत्र के अंदर क्या है, पहुंचाया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से वसाओं के परिवहन में कौन सहायक होती है, लसिका तंत्र सहायक होता है। इज इट राइट? I think all of you understand about the lymphatic system, functions of lymphatic system. देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन। देखिए आज का इंपॉर्टेंट जो हमारा दूसरा टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है। देखिए रुधिर और लसिका में क्या अंतर है, कई बार इस प्रकार के सवाल आपसे ठीक है पूछ लिए जाते हैं। ये एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चंस होता है। ठीक है। देखिए ब्लड और लिम्फ में क्या अंतर है, इस पे आपसे बात कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। आपको मैं बताया था कि जो रुधिर होता है वो एक तरल संयोजी, ठीक है, रुधिर जो होता है वो सामान्यतः एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर कैसा ऊतक होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह हम आपको बता चुके हैं। जबकि लिम्फ क्या होता है? लिम्फ क्या हुआ है कि जो रुधिर होता है, ठीक है, उस रुधिर के अंदर क्या लगता है? दाब लगता है। ठीक है। और दाब लगने पर क्या है, वो लसिकाएं क्या हो जाती है, छन करके बाहर आती है। अर्थात हम कह सकते हैं लसिका जो होती है वो छना हुआ रुधिर का भाग होता है। लसिका छना हुआ रुधिर होता है। लसिका क्या होता है? छना हुआ रुधिर होता है। लसिका छना हुआ फिल्टर रुधिर होता है। लसिका जो होती है वो छना हुआ रुधिर होता है। कैसा रुधिर होता है? छना हुआ रुधिर होता है। ठीक है भैया। अब आप देखिए रुधिर का जो रंग होता है वो सामान्यतः कैसा होता है? रेड कलर होता है। रुधिर का रंग कैसा होता है? सामान्यतः लाल रंग होता है। परंतु लसिका का जो रंग होता है वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि लसिका का जो रंग होता है वो कोई रंग नहीं होता, अर्थात रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। या फिर मैंने आपको दूसरी बात समझाई थी और ये बताया था कि लसिका का रंग हल्का पीला होता है, स्लाइटली येलो कलर होता है। पर मेजरली आप कहेंगे तो लसिका का रंग कैसा होता है? कलरलेस होता है। बात समझ आ गई? लाल रुधिर यानी कि रुधिर जो रक्त होता है उसमें लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। नंबर ऑफ आरबीसी इज मोर इन ब्लड। रुधिर के अंदर लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या या मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, जबकि लसिका के अंदर लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा कैसी होती है? कम होती है। या हम कह सकते हैं इसमें आरबीसी का क्या होता है? अभाव होता है। ऐसे बोलेंगे कि ज्यादा सही रहेगा। तो रक्त में लाल रुधिर कणिकाएं अधिक होती है, जबकि लसिकाओं में लाल रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है। ठीक है। आरबीसी इज एब्सेंट इन लिम्फ। क्लियर? देखिए अगला पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। रक्त के अंदर डब्ल्यूबीसी पाई जाती है परंतु उनकी संख्या कैसी होती है? कम होती है।
WBC की संख्या कैसी होती है, रक्त में कम पाई जाती है, जबकि लिम्फ के अंदर WBC की जो संख्या होती है वो कैसी पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। लिम्फ में WBC की संख्या अधिक होती है, RBC बिल्कुल नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है, अभाव होता है। रक्त में WBC की संख्या कम होती है, जबकि RBC बहुत मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। ठीक है। रक्त के अंदर प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। रक्त में प्रोटीन की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इज मोर। ठीक है। रक्त में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि लसिका के अंदर प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। ये आप मेजर अंतर आप देखिए, प्रोटीन की मात्रा रक्त में ज्यादा होती है, जबकि लसिका में प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं कि रक्त जो होता है उसमें पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है। पोषक पदार्थ के साथ साथ ऑक्सीजन होता है। रक्त में जो पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं, पोषक पदार्थ, और साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। रक्त में पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जबकि लसिका के अंदर पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। ये हमने आपको बता दिया है रक्त और लसिका में अंतर। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, जबकि लसिका जो होती है वो छना हुआ रुधिर होता है, फिल्टर्ड ब्लड होता है। रुधिर जो होता है उसका रंग सामान्यतः लाल होता है, लसिकाओं का रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है। रुधिर जो होता है उसमें RBC की संख्या अधिक होती है, लसिकाओं में RBC नहीं पाई जाती है। रुधिर के अंदर WBC की संख्या कम होती है, लसिकाओं में WBC की संख्या अधिक होती है। रुधिर में प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है, लसिकाओं में प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। और सबसे अंतिम बात की हमने कि रुधिर के अंदर पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जबकि लसिकाओं के अंदर पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। ठीक है। तो ये अंतर हो गया, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है। देखिए इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पर, आज इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है जिस पर आपसे बात करने जा रहे हैं, और वो है हृदय संबंधी रोग, हृदय और परिसंचरण संबंधी रोगों पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक पे हम बात करते हैं हृदय व परिसंचरण संबंधी रोग, हृदय व परिसंचरण संबंधी रोग, संबंधी रोग। ठीक है। डिजीज रिलेटेड टू हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, हृदय व परिसंचरण संबंधी रोग, ये इस 24 चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है। और जो हमसे क्या है, ये जुड़ा हुआ है कि आजकल हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी हृदय संबंधी बीमारियां हो रही हैं। ठीक है। तो डिजीज रिलेटेड टू हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, हृदय और परिसंचरण से संबंधित रोगों पर आपसे क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है। आइए देखिए, पहला फर्स्ट रोग है उच्च रक्तचाप। ठीक है। उच्च रक्तचाप ये पहला डिजीज है जिस पर आपसे आज हम बात करेंगे, उच्च रक्तचाप। ठीक है। वैसे इसको अगर बोलना चाहूं मैं सामान्य रूप से, तो इसको बोलते हैं HBP, जिसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। या इसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। ठीक है। इस पर हम बात करेंगे।
उच्च रक्तचाप, जिसको हाइपरटेंशन के नाम से क्या है जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको रक्तचाप क्या है, रुधिर दाब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है, इसके ऊपर आप ध्यान से सुनिए। देखिए, मनुष्य के अंदर की रुधिर वाहिनियां हैं। मैंने आपको बताया रुधिर वाहिनियों की संरचना नली के आकार की होती है। ठीक है, और इनकी संरचना के अंदर जो ऊतकीय स्तर होते हैं, इनकी जो भित्ति होती है उनमें 3 ऊतकीय स्तर पाए जाते हैं, बाह्य कंचुक, मध्य कंचुक और अंतः कंचुक के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये अंतः कंचुक वाला भाग होता है, और यह अंतः कंचुक के अंदर ये क्या है, रुधिर वाहिनी की क्या है, भित्तियां। और इन रुधिर वाहिनी, जब यहां से रुधिर का क्या होता है, प्रवाह होता है, तो इन भित्तियों पर क्या लगता है, दाब लगता है। ठीक है, इन भित्तियों पर क्या लगता है, दाब लगता है, जिसे क्या कहा जाता है, रुधिर दाब कहते हैं। ठीक है, अर्थात रुधिर वाहिनियों की भित्ति पर लगने वाले बल को या दाब को क्या कहा जाता है, रुधिर दाब या रक्तचाप कहा जाता है। बात समझ में आ गई? रुधिर वाहिनी की भित्तियों पर लगने वाले बल को या दाब को, और खास तौर से धमनियों पे लगता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि स्राव में तो जो रुधिर होता है वो बहुत ही धीमी गति से बहता है। ठीक है, और बहुत ही कम दाब के साथ प्रवाहित होता है। धमनियां जो होती हैं उनमें रुधिर जो होता है वो बहुत तेजी से झटके के साथ प्रवाहित होता है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रुधिर का जो प्रवाह होता है वो अधिक दाब के साथ होता है। ठीक है, तो ये धमनियां होती हैं, वैसे हमने इनको एक कॉमन नाम बोल दिया कि रुधिर वाहिनियां। और इन रुधिर वाहिनियों की जो ये भित्ति है, और इन भित्तियों पर रुधिर का जब प्रवाह होता है, तो प्रवाह जब अगर तेजी से होता है तो इन भित्तियों पर क्या लगेगा, दाब लगेगा, और उस दाब को क्या कहते हैं, रुधिर दाब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, रुधिर दाब, या उसके बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, और रुधिर दाब मापने के लिए एक उपकरण होता है जिसका नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर। मैनोमीटर के नाम से उसे जाना जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, रुधिर दाब को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये रुधिर दाब, मैं आपको 2 बातें बता चुका हूं। रुधिर दाब क्या है, रुधिर दाब का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। तो रुधिर वाहिनियों की भित्ति पर लगने वाले बल को या दाब को क्या कहा जाता है, रुधिर दाब कहते हैं। रुधिर दाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। और एक स्वस्थ मनुष्य का रुधिर दाब कितना होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एक स्वस्थ मनुष्य का जो रुधिर दाब होता है वो 120/80 mmHg होता है। ये 120/80 mmHg का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या है कि रुधिर वाहिनियों पर लगने वाला प्रकुंचन दाब होता है। ठीक है, 120 क्या होता है, प्रकुंचन दाब होता है। सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से इसे जानते हैं। ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और 80 mmHg क्या होता है, ये अनुशीतलन दाब होता है, यानी कि धमनियों के अंदर ये क्या है, लगने वाला एक अनुशीतलन दाब होता है, विश्रांत दाब होता है, जिसका मान कितना होता है, 80 mmHg होता है, जिसको हम डायासिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। डायासिस्टोलिक प्रेशर के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायासिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, उसे आप देखिए, मैंने आपको बताया कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर, ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर प्रकुंचन दाब का मान 120 mmHg होता है, और अनुशीतलन दाब का मान कितना होता है, 80 mm दाब होता है। ठीक है, और ये दाब कहां पे होता है, उनकी धमनियों के अंदर होता है। अर्थात एक सामान्य जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब क्रमशः, ठीक है, अनुशीतलन के समय धमनी दाब जो होता है वो 120 और 80 mmHg होता है। ठीक है, ये हमने आपको क्लियरली बता दिया। अब जब मनुष्य में धमनी दाब, ये धमनी मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब मनुष्य के अंदर धमनी दाब का मान,
ठीक है, एक सामान्य मनुष्य के अंदर रुधिर दाब कितना होता है, आपसे पूछा जाए एक सामान्य मनुष्य में रुधिर का दाब कितना होता है, 120 mmHg या 80 mmHg, वो सॉरी 120/80 mmHg होता है। 120 का मतलब है प्रकुंचन दाब होता है, 80 का अर्थ होता है ये अनुशीतलन दाब होता है, डायोसिस्टोलिक प्रेशर होता है। और ये किस पे लगता है, धमनियों में लगता है। जब मनुष्य के अंदर, मनुष्य की जो धमनियां होती हैं उन धमनियों के जो रुधिर का प्रकुंचन होता है, जब मनुष्य की धमनियों के अंदर प्रकुंचन दाब का मान, ध्यान से सुनना मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जब किसी मनुष्य में ठीक है धमनी दाब, ये धमनियों के अंदर प्रकुंचन दाब, इन धमनियों के अंदर प्रकुंचन दाब का मान 120 से बढ़कर के कितना हो जाए, 120 से बढ़कर के कितना हो जाए, 140 mmHg से अधिक हो जाए। ठीक है, 140 mmHg से कैसा हो जाए, अधिक हो जाए। साथ में इन्हीं धमनियों के अंदर अनुशीतलन दाब का मान भी 80 mmHg से कैसा हो जाए, अधिक हो जाए। 80 mmHg से कैसा हो जाए, अधिक हो जाए। ठीक है, मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना। जब किसी मनुष्य की धमनियों में प्रकुंचन दाब का मान 120 mmHg से बढ़कर 140 mmHg से अधिक हो जाए तथा अनुशीतलन दाब का मान 80 mmHg से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। ठीक है, और अधिक होने के पश्चात यदि ये लगातार रूप से ये बना रहे, यदि किसी मनुष्य के अंदर प्रकुंचन दाब का मान 140 mmHg से अधिक और अनुशीतलन दाब का मान 80 mmHg से क्या बना रहे, लगातार अधिक बना रहे, कई रोज तक लगातार अगर ऐसा बना रहे तो इस प्रकार के रोग को क्या कहा जाता है, उच्च रक्तचाप कहते हैं। भाई एक सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो 120/80 mm होता है, Hg होता है। परंतु जब उस मनुष्य की धमनियों के अंदर प्रकुंचन दाब का मान 120 से 140 mmHg से अधिक हो जाए और अनुशीतलन दाब का मान 80 mmHg से बढ़कर के कितना हो जाए, अधिक हो जाए, 80 mmHg से अधिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य के अंदर अगर ये रुधिर का दाब निरंतर अगर ऐसा ही बना रहे तो उसे क्या कहा जाता है, उच्च रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, तो 80 mmHg से अधिक लगातार अगर बना रहे तो उसे क्या कहा जाता है, उच्च रक्तचाप कहते हैं। मैंने एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि एक सामान्य मनुष्य के रुधिर दाब कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। जब किसी मनुष्य की धमनियों में प्रकुंचन दाब का मान 140 mmHg से अधिक व अनुशीतलन दाब का मान 80 mmHg से अधिक लगातार यदि बना रहे तो उसे उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उच्च रक्तचाप में मानव का जो हृदय होता है वो सर्वाधिक रूप से प्रभावित होता है, मानव का जो मस्तिष्क होता है वो सर्वाधिक रूप से प्रभावित होता है। और आपको बता दूं, उच्च रक्तचाप के कारण मानव की जो किडनी होती है, वृक्क जो होते हैं वो सर्वाधिक रूप से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उच्च रक्तचाप के कारण ही मानव का हृदय, मस्तिष्क और किडनी पर प्रतिकूल प्रभाव क्या है, पड़ता है। क्लियर बात हो गई यहां तक? ठीक है, तो ये हो गया हमारा उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण रोग है जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, तो उच्च रक्तचाप आपके समझ में आ गया होगा कि जब किसी मनुष्य की धमनियों में, ठीक है, प्रकुंचन दाब का मान 140 mmHg से अधिक व अनुशीतलन दाब का मान 80 mmHg से अधिक लगातार बना रहे तो उसे क्या कहा जाता है, उच्च रक्तचाप कहा जाता है। और उच्च रक्तचाप अधिक होने पर या उच्च रक्तचाप के कारण मानव के शरीर के कुछ अंग होते हैं वो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, जिनमें से हृदय, मस्तिष्क और किडनी क्या होती है, सर्वाधिक रूप से प्रभावित होते हैं।
ऐसे मनुष्य क्या है, उनको बहुत अधिक तनाव रहता है, ठीक है। उनका शरीर कैसा होता है, मोटा होता है, शरीर भारी हो जाता है, ठीक है। अनिद्रा के क्या रहते हैं, शिकार रहते हैं। ये सारे लक्षण उन मनुष्यों के अंदर क्या है, देखने को मिलता है। उनके अंदर मोटापा क्या होता है, ओबेसिटी जो होती है बढ़ जाती है। परंतु ये कैरेक्टर्स आपके यहाँ दिए हुए नहीं है, इसलिए हम हल्का सा हमको एक्सप्लेन करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस बात को समाप्त कर रहे हैं, इस टॉपिक को समाप्त कर रहे हैं। तो उच्च रक्तचाप आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे डिजीज पर बात करते हैं, हृदय धमनी रोग। देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट जो हृदय संबंधित बीमारी है, जिसको बोलते हैं हृदय धमनी रोग। हृदय धमनी रोग, देखिए इस हृदय धमनी रोग का शॉर्ट में बोलते हैं सीएडी। आपसे कई बार पूछ लेता है सीएडी का पूरा नाम बताइए। सी का अर्थ होता है कोरोनरी, ए का अर्थ होता है आर्टरीज, डी का अर्थ होता है डिजीज, कोरोनरी आर्टरीज डिजीज के नाम से जाना जाता है, जिसे हृदय संबंधी रोग के नाम से क्या है, जाना जाता है, ठीक है। अब हृदय संबंधी रोग क्या है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इस रोग में क्या है कि हृदय पेशियां होती हैं, मानव के हृदय के अंदर हृदय पेशियां होती हैं, और हृदय पेशियों को रक्त पहुंचाने वाली रुधिर वाहिनियां सर्वाधिक रूप से प्रभावित होती है, ठीक है। मानव के हृदय को रुधिर पहुंचाने वाली, ठीक है, यानी कि इस रोग के अंदर, सीएडी रोग के अंदर, हृदय धमनी रोग के अंदर क्या होता है कि हृदय पेशियों को रक्त पहुंचाने वाली जो वाहिनियां होती हैं, ठीक है, हृदय को रक्त पहुंचाने वाली जो पेशियां होती यानी कि रुधिर वाहिनियां होती है। मैं आपको ये दिखा रहा हूं, एक बार देखिए यहाँ पे हृदय को रुधिर कौन पहुंचा रही है, ये पल्मोनरी वेन्स पहुंचाती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है भैया। तो ये शुद्ध रुधिर किस में आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है। कहां से आ रहा है, इन रुधिर वाहिनियों के द्वारा। इनको कौन सी रुधिर वाहिनी बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स, जिनको फुफ्फुसीय शिराओं के नाम से जानते हैं। यहाँ पे रुधिर किसके द्वारा आ रहा है, ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा, जिनको सुपीरियर वीना कैवा और इंफीरियर वीना कैवा के नाम से जाना जाता है। और हम आपको बोल रहे हैं कि इस प्रकार का रोग, कौन सा रोग, हृदय संबंधी रोग, ठीक है। ये जो रोग होता है वो किसके कारण होता है कि हृदय के अंदर पेशियां होती हैं, और इन हृदय पेशियों को रक्त पहुंचाने वाली ये रुधिर वाहिनियां होती हैं, ठीक है। और इन रुधिर वाहिनियों को, ठीक है, ये रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं, ये सर्वाधिक रूप से प्रभावित होती है। एक बार फिर सुन लीजिए, इस रोग के अंदर हृदय पेशियों को, ठीक है, रक्त पहुंचाने वाली रुधिर वाहिनियां, यानी कि ये रक्त पहुंचाने वाली रुधिर वाहिनियां होती हैं, ये सर्वाधिक रूप से क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं, और इन्हीं को कोरोनरी आर्टरी के नाम से क्या है, जाना जाता है, ठीक है। और इन्हीं रुधिर वाहिनियों के अंदर जो रुधिर वाहिनी हृदय पेशियों को या हृदय को रुधिर पहुंचाती है, हृदय को रुधिर की आपूर्ति करती है, इन्हीं रुधिर वाहिनियों के अंदर क्या होता है, वसा का जमाव हो जाता है। वसा का मतलब वसा के रूप में कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। किसका जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाता है, या फिर कैल्शियम का जमा हो जाता है, या फिर फाइबर टिश्यूज का क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। या तो कोलेस्ट्रॉल का जमा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का, या कैल्शियम का क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, या फाइबर टिश्यूज का क्या हो जाता है, जमा होता है, ठीक है। रेशे ऊतकों का क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। जब रेशे ऊतकों का यहाँ पर कैल्शियम का या कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पर जब जमा हो जाता है, तो ये रुधिर वाहिनी, ये कोरोनरी आर्टरीज या ये रुधिर वाहिनियां कैसी हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। जब ये रुधिर वाहिनी सक्रिय हो जाती है तो इस हृदय को रुधिर की आपूर्ति ठीक प्रकार से नहीं हो पाती।
और इसके हृदय के अंदर उपस्थित हृदय पेशियां जो होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, और क्षतिग्रस्त होने पर मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसे कौन सा रोग कहा जाता है, CAD रोग के नाम से क्या है, जाना जाता है। आजकल इसका इलाज क्या है कि जब ये इनको हम ब्लॉकेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लॉकेज भी बोलते हैं। और जब ये ब्लॉकेज होती है तो आजकल इसका इलाज करने के लिए क्या है, ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। कौन सी सर्जरी की जाती है, ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। कौन सी सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है, ठीक है, जिसको हम बाईपास सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। और इस बाईपास सर्जरी, वैसे मैं आपको एक बात और बता देता हूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कई मनुष्यों के अंदर ये जो है हृदय धमनियां, यानी कि ये जो रुधिर वाहिनी जो हृदय को रुधिर लेके आती है, उनमें यदि एक रुधिर वाहिनी अगर ब्लॉकेज होती है, ब्लॉकेज किसके कारण हो रही है, कोलेस्ट्रॉल के कारण, कैल्शियम के कारण, या फाइबर टिश्यूज के कारण ब्लॉकेज हो रही है, तो यानी कि यदि एक रुधिर वाहिनी प्रभावित हो रही है तो उसको क्या किया जाता है, यहाँ पे क्या है, छल्ले डाल दिए, जिनको स्टेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दो होती हैं तो उनका भी स्टेंट डाल दिया जाता है, छल्ले डाल दिए जाते हैं। परंतु अगर 3 रुधिर वाहिनियां होती हैं तो फिर उन मनुष्यों की क्या की जाती है, बाईपास सर्जरी की जाती है, ठीक है। उनका केवल एक ही उपचार है, उनको बाईपास सर्जरी करके उनको यहां से ब्लॉकेज को, यहां से इन जो नली ब्लॉकेज हो गई है, जो रुधिर वाहिनियां बंद हो गई है, उनको वहां से काट करके हटा दिया जाता है, और दूसरी रुधिर वाहिनियां यहां पर क्या की जाती है, ट्रांसप्लांट कर दी जाती है, ठीक है। ये इसका परमानेंट इलाज है। अन्यथा इससे कई बार कई मनुष्यों को क्या है, आजकल साइलेंट अटैक भी आ रहा है, और वो साइलेंट अटैक आने का भी एक प्रमुख कारण है कि ये रुधिर वाहिनियां उनके धीरे धीरे बंद हो जाती है। हृदय को रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाने के कारण हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण हार्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हृदय धमनी रोग। एक बार फिर हृदय धमनी रोग को हम आपको लैंग्वेज में बता रहे हैं कि इस प्रकार के रोग में, ठीक है, हृदय पेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती है। इन रुधिर वाहिनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और फाइबर टिश्यूज के जमा होने के कारण ये रुधिर वाहिनियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे हृदय पेशियों को रक्त की आपूर्ति नहीं होने पर ये हृदय पेशियां कैसी हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज पर हम बात करने जा रहे हैं, थर्ड मोड डिजीज, जिसका नाम है हार्ट फेलियर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट डिजीज है जिसको बोलते हैं हार्ट फेलियर, ठीक है, FAILUR, जिसको हृदयपात के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हृदयपात, ठीक है भी। हृदयपात रोग क्या है, हम यहाँ पे 2 रोगों के बारे में बात कर रहे हैं। हार्ट अटैक पे भी एक साइलेंटली बता रहा हूं मैं, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक में क्या होता है, ये बात आप ध्यान से सुनिए। हार्ट अटैक के अंदर मनुष्य के हृदय की जो धड़कन होती है वो एकदम से क्या हो जाती है, रुक जाती है। हार्ट बीट, सडनली हार्ट बीट इज स्टॉप, दैट इज नोन एज हार्ट अटैक। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोल रहा हूं, यदि किसी मनुष्य की हृदय की धड़कन एकदम से रुक जाए तो उसे हार्ट अटैक कहते हैं। और हार्ट फेलियर क्या है, इसके बारे में आपको बता रहा हूं, ये यहां पे क्या होता है। देखिए इसका एक प्रमुख लक्षण क्या है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कि जो फेफड़े होते हैं, इस रोग का प्रमुख लक्षण फेफड़ों से स्टार्ट होता है, और इस रोग में क्या होता है, फेफड़ों का संकुचन होना। फेफड़े जब किसी मनुष्य के अंदर संकुचन होते हैं तो उसके अंदर क्या है, हृदयपात रोग हो जाता है। और जब हृदयपात रोग किसके कारण होता है, कि फेफड़ों के अंदर संकुचन होने के कारण। हृदयपात रोग के अंदर हृदय पेशियां जो होती हैं, हृदयपात रोग में हृदय पेशियों को रक्त की अचानक आपूर्ति क्या है, रुक जाती है। हृदयपात रोग के अंदर हृदय को अचानक रुधिर की आपूर्ति क्या हो जाती है, रुक जाती है।
और हृदय को अचानक रुधिर की आपूर्ति क्या है, रुक जाती है। हृदय को पर्याप्त मात्रा में जब रुधिर नहीं मिल पाता है तो हृदय को कुछ देर अधिक कार्य करना पड़ता है, ठीक है। और अधिक कार्य करने पर वो मनुष्य क्या है, उस हृदय क्या है, काम करना बंद कर देता है। और हृदय से जब रुधिर की पंपिंग ही नहीं हो पाएगी तो मनुष्य के विभिन्न अंग क्या है, कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हम कह सकते हैं कि हृदयपात रोग होता है। इस रोग का प्रमुख लक्षण पूछे तो आप कहेंगे कि इनके फेफड़ों के अंदर संकुचन होने के कारण हार्ट फेलियर रोग होता है। और खास रोग इसकी पहचान क्या है कि हृदयपात रोग के अंदर हृदय पेशियों को रक्त की आपूर्ति अचानक रुक जाती है, तो कौन सा रोग हो जाता है, हृदयपात या हार्ट फेलियर रोग हो जाता है। देखिए इसको हम किस तरीके से हम बता रहे हैं कि मानव के हृदय में, मानव का जो हृदय होता है और हृदय के विभिन्न भागों को, मानव में हृदय के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाती है। मानव के हृदय को, ठीक है, मानव का जो हृदय होता है और हृदय के विभिन्न भाग होते हैं, मानव के हृदय के विभिन्न भागों को जब आवश्यकता के अनुसार रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो उसे क्या कहा जाता है, संकुलित हृदयपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संकुलित हृदयपात कहा जाता है। और इस रोग का प्रमुख लक्षण मैंने बताया कि फेफड़ों का संकुचन होना। और हृदयपात रोग के अंदर हृदय पेशियों को रक्त की आपूर्ति अचानक से क्या हो जाती है, रुक जाती है। इस कारण मनुष्य के अंदर हृदय क्या हो जाती है, हृदयपात रोग हो जाता है। जबकि हार्ट अटैक के अंदर मनुष्य के अंदर हृदय की धड़कन, हृदय स्पंदन जो होता है वो एकदम से क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिसके कारण मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर इज बोथ आर डिफरेंट। हार्ट अटैक में हृदय की धड़कन एकदम से रुक जाती है, ठीक है, और हृदयपात रोग के अंदर, हार्ट फेलियर रोग के अंदर हृदय में रक्त की आपूर्ति अचानक क्या है, रुक जाती है, या हृदय को रक्त की अचानक रुधिर की आपूर्ति रुकने के कारण हृदयपात रोग हो जाता है। देखिए आज हमने अभी तक 3 रोगों पर आपसे चर्चा की है, ठीक है। कुछ रोग और शेष हैं, क्योंकि अभी रोग ज्यादा है, इसलिए आज कल का जो वीडियो होगा उसमें हम इन सभी जो शेष जो डिजीज है उनको हम क्या कर देंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है। इसलिए टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ एट योर होम। थैंक यू वेरी मच।